हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम एमकॉम एंट्रेंस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि एमकॉम में किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम्ड होते हैं। मीन्स ये तो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक्चुअल में क्या है, एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग 4 ऑप्शन होंगे एंड अमंग दैट 4 ऑप्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सही ऑप्शन है। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इतना डिटेल सिलेबस है एमकॉम का, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का सिलेबस है, 11-12 से लेकर बीकॉम 3 एक्चुअल में क्या है ईयर्स तक का कोर्स है। तो ऑलरेडी 5 साल का सिलेबस है जो काफ़ी डिटेल्ड है। अब उसमें से अगर हम देखें कि क्या सारे टॉपिक या एक्चुअल में जितना एक्सटेंडेड बेसिस पर हमने 5 सालों में पढ़ा है वो सारी चीज़ें एमकॉम में पूछी जाएंगी, देन नो। एक्चुअल में क्या है, हमें हालांकि टॉपिक दे दिया जाता है या सेपरेट एक्चुअल में क्या है सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है, लेकिन उनमें से एक्चुअल में अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी, तो कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा कॉल करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले जैसे मैं अपने पोर्शन को कंप्लीट करूंगी, जहां एक्सेप्ट टैक्स, एक्सेप्ट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, बाकी सारे जो आपके यहाँ पोर्शन आ रहा है, जो भी एक्चुअल में क्या है एमकॉम का सिलेबस है, वो मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट के पार्ट से, तो क्लास 11th में तो बिजनेस स्टडीज बेसिक थी, उसमें मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लास 12 से शुरू हुई एंड बीकॉम में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 12th वाले के ही पढ़े। सो अगर मैं मैनेजमेंट से बात करूं तो मैनेजमेंट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैनेजमेंट से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे सवाल आता है, किस पर आता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे सवाल आपको मोस्टली देखने के लिए मिलता है। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 5। देयर आर 5 मैनेजरियल फंक्शन, 5 फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 मैनेजरियल फंक्शन है। अब इनमें से भी सवाल बनता है। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या है, सबसे पहला काम है, मतलब ये प्राइमरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। ये क्या करता है, बाकी और फंक्शन को बेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मदद करेगा। कौन सी रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग मीन्स हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, किसको रिपोर्ट करना होगा, मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करता है। स्टाफिंग क्या करेगा, स्टाफिंग कॉम्पिटेंट पर्सन को रिक्रूट करने में, हायर करने में मदद करेगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन को, हैव द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिक्रूट एंड टू हायर द कॉम्पिटेंट पर्सन या कैंडिडेट। डायरेक्टिंग क्या है, अच्छा जब तक हम यहाँ तक बात करते हैं स्टाफिंग में हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोगों को हायर करेंगे। एंड डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, कमांडिंग एंड लीडिंग वी कैन से वर्कफोर्स। तो एक्चुअल में काम कहाँ शुरू होता है, डायरेक्टिंग से शुरू होता है। इसके लिए इसको हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन रेज करा जा सकता है। और प्रीवियसली बीकॉम के रिगार्डिंग तो आया था, लेकिन हो सकता है एमकॉम में ये सवाल बन जाए, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट किस फंक्शन को बोलते हैं, द आंसर विल बी डायरेक्टिंग। हालांकि डायरेक्टिंग के लिहाज से या डायरेक्टिंग के रिस्पेक्ट में कुछ और चीज़ें आपको देखनी है कि अगर मैं डायरेक्टिंग के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये 4 एलिमेंट आते हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर देयर, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं डायरेक्टिंग के। कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, अगर हम बात करें, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो इससे भी सवाल आ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, देन आंसर विल बी, क्या आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकोगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर देयर, 4। दैट इज सुपरविजन, मतलब ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हो, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। ओके, तो ये मैनेजमेंट फंक्शन। और C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, वी हैव टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट। ओके, एक्चुअल रिजल्ट किससे कंपेयर होगा, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रिजल्ट विल बी कंपेयर विद किससे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमें कहाँ सेट करा है, स्टैंडर्ड हमने सेट करा है प्लानिंग में, टारगेट एंड गोल सेट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से, जो हम पहले ही क्या कर चुके हैं, पहले ही हम सेट कर चुके हैं प्लानिंग के अंदर। सो मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू वेरी क्लियर दैट हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
हालांकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक्रोनियम है, इससे सवाल तो पूछा जा चुका है पहले भी, और ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया वो नहीं पूछा जा सकता, चांसेस तो रहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो हम एक्रोनियम्स की बात करें, ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें, एक्रोनियम किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड। अगर हम एक्रोनियम्स की बात कर रहे हैं तो दो एक्रोनियम है, एक है पॉस्डकॉर्ब, क्या है, पॉस्डकॉर्ब, और ये एक्रोनियम दी थी लूथर ग्यूलिक ने, याद रखना है किसने दी थी, ये लूथर ग्यूलिक ने दी थी। ओके, पी प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड फॉर staffing, D stand for directing, C O stand for controlling, and here R stands for reporting and B stands for budgeting. Okay, that particular short form was given by Luther Gulick. हालांकि एक और short form है जो दी थी हेनरी फ्योल ने, that is termed as POCCC, किसने दी, हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल कौन है, यही समझ लीजिए, हेनरी फ्योल को क्या किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एज वेल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल। ये सवाल जनरली हेनरी फ्योल के रिगार्डिंग पूछा जाता है। सो हेनरी फ्योल ने ये एक्रोनियम दी थी मैनेजमेंट फंक्शन के रिगार्डिंग, वैसे इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के नाम से हम कॉमनली जानते हैं। तो ये भी सवाल आ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट। अब POCCC में P स्टैंड फॉर प्लानिंग, C स्टैंड फॉर O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हियर 3 C's आर देयर, फर्स्ट C स्टैंड फॉर कमांडिंग, मिडिल C स्टैंड फॉर coordination या coordinating, okay, and last C stand for controlling. So how can we identify कि एक्चुअल में क्या है, POCCC किसने दिया, हेनरी फ्योल, एंड इन C में फर्स्ट C स्टैंड फॉर कमांडिंग, मिडिल C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर हेनरी फ्योल ने कोऑर्डिनेटिंग को फंक्शन माना, जबकि आप क्लास 12th में ये चीज़ बहुत कॉमनली पढ़ी होगी, आप बहुत वैसे भी अच्छे से जानते हो कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज द एसेंस। और ये सवाल बन जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा एसेंस है, देन आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस। तो हेनरी फ्योल ने कोऑर्डिनेशन को क्या माना, वन ऑफ द मैनेजर फंक्शन कंसीडर करा, इसलिए इनके एक्रोनियम को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैनेजमेंट फंक्शन से देखा कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा जब हम एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एलिमेंट के अंदर आपने देखा कि कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप एंड सुपरविजन है। तो एक्चुअल में मोटिवेशन के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो अगर मैं मोटिवेशन थ्योरी की बात करूँ तो किस किस की थ्योरी मोस्टली पूछी जा सकती है, पूछी गई है। तो मोटिवेशन थ्योरी में सबसे पहले हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, हायरार्की थ्योरी। ओके, हायरार्की थ्योरी या नीड थ्योरी इसको बोलते हैं। हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स किसने दी है, द आंसर विल बी अब्राहम मैस्लो। किसने दी है ये, A.H. मैस्लो ने। ओके, फेमसली ही इज नोन एज A.H. मैस्लो, ही वाज अ साइकाट्रिस्ट। ओके, किसने दी है, A.H. मैस्लो मीन्स अब्राहम मैस्लो ने दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और मोटिवेशन थ्योरी की, देन वी कैन कंसीडर दैट इज 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, इसको हम हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हाइजीन थ्योरी। और ये थ्योरी दी थी हर्सबर्ग ने। ओके, चीज़ आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन थ्योरी से सवाल बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें अनदर थ्योरी रिलेटेड टू मोटिवेशन, ओके, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी डॉगलस मैकग्रेगर ने। किसने दी है, डॉगलस मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ओके, तो ये मोटिवेशन के रिगार्डिंग ये 3 थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब्राहम मैस्लो ने नीड थ्योरी दी या हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, एंड एक्चुअल में हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी है, डॉगलस मैकग्रेगर ने दी है। इस पर कॉमनली ये सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैनेजरियल की रोल थ्योरी है जो काफ़ी फेमस है, मैनेजरियल रोल थ्योरी, मैनेजरियल रोल थ्योरी। ये दी किसने, हेनरी मिन्सबर्ग ने। किसने दी, हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजर रोल थ्योरी प्रोवाइड करी थी। ओके, इसके अलावा अगर मैनेजमेंट के अप्रोचेस के रिगार्डिंग बात करें तो हम अच्छे से जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया F.W. टेलर ने, मीन्स फ्रेडरिक विंसलॉ टाइलर या टेलर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, अमेरिका से, याद रखिएगा। मैकेनिकल इंजीनियर थे। जो मैं लिख रही हूँ उसके साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ दैट यू ऑल्सो हैव टू फोकस।
ओके, वो भी आपने ध्यान देना है। एंड अगर मैं बात करूँ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो अभी हमने प्रीवियसली भी देखा मॉडर्न मैनेजमेंट से कौन कंसर्न है, हेनरी फ्योल कंसर्न है, ठीक है, कौन है, हेनरी फ्योल। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दी, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दी, मैक्स वेबर ने, किसने दी, मैक्स वेबर। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी, एल्टन मेयो ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, इस पर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं देन पूछा जा सकता है उसे द फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज, फादर ऑफ बिजनेस स्टडीज, फादर ऑफ BST किसको माना जाता है, पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर। एंड मदर ऑफ बिजनेस स्टडीज, मदर ऑफ बिजनेस स्टडीज मैरी पार्कर फॉलेट। ओके, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्चुअल में जो मैनेजमेंट है उससे और क्या सवाल बन सकते हैं, सो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट इसका पार्ट है। सो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से कैसे सवाल बन सकते हैं, सो एज यू ऑल नो फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये। ओके, जस्ट अ मिनट, एक्चुअल में क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल। अब मनी मार्केट किससे डील करती है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मार्केट जिसमें इंस्ट्रूमेंट की जो मैच्योरिटी पीरियड होगी वो होगा अप टू 1 ईयर, ठीक है। कैपिटल मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, जो लॉन्ग टर्म से कंसर्न है, मतलब मोर देन 5 ईयर बेसिकली इनका टाइम पीरियड होता है। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्या बोलेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। ये कौन इशू करता है, ट्रेजरी, खजांची कौन है, RBI, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्काउंट पे इशू होते हैं, पार पर रीपे करे जाते हैं। मिनिमम इनका अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट है 25,000 या फिर इसके मल्टीपल्स में होंगे। मिनिमम मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं, मिनिमम मैच्योरिटी कितना है, मिनिमम मैच्योरिटी है 81, ओके, 81 डेज एंड देयर मल्टीपल्स दैट इज 192 एंड 364। इसके अलावा कॉल मनी, ये सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए है, ओके, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए है। कमर्शियल पेपर CP, ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज क्या कर सकती हैं, कमर्शियल पेपर इशू करके मार्केट से फंड रेज कर सकती है। हालांकि इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कौन सी कंपनी एलिजिबल है या कौन सी कंपनी रेप्यूटेड है, उसके लिए क्रेडिट रेटिंग डन कराई जाती है। इसके अलावा कमर्शियल बिल, ओके, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, सिंपली व्हेन इट गेट एक्सेप्टेड बाय द बायर तो उसको हम कमर्शियल बिल बोलते हैं। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू मनी मार्केट। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू मनी मार्केट, देन यू नो द आंसर, यू कैन मार्क द राइट आंसर बिकॉज यू नो, बिकॉज 5 इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, ओके, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, commercial bill and certificate of deposit. Capital market is further divided into 2 categories, that is primary and secondary. प्राइमरी में क्या होता है, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, मीन्स प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, FPO दैट इज फ्यूचर पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर होगा। ओके, प्राइमरी मार्केट का कोई प्लेस फिक्स नहीं है, नो फिक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट प्लेस इज फिक्स्ड, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है। और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करें तो 2 बहुत ही फेमस स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से रिस्पेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टैब्लिश हुई 1875 में, ओके। हालांकि इसने काम करना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कब हुई, ऑफिशियली काम करना एज अ रिकॉग्नाइज इन रिकॉग्नाइज फॉर्म कब शुरू करा, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनी 1957 से। SCRA जब आ गया था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में, इसका एक्चुअल में रिफ्लेक्टर कौन सा है, रिफ्लेक्टर मतलब जिसके बेस पर BSE की परफॉर्मेंस देखते हैं, दैट इज सेंसेक्स। कितनी कंपनीज को दिखाता है, टॉप 30 कंपनीज के पॉइंट्स या परफॉर्मेंस को दिखाता है, ओके, ये आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और करंटली अगर बात करें सो वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट है। इसके अलावा अनदर वन इज NSE विच वॉज स्टैब्लिश इन, ठीक है, सेटअप तो हो गया था 1992, ठीक है, बट रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कब बना, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड हुआ 1993 में,
हालांकि इट स्टार्टेड वर्किंग इन 1994. सो देयर आर 4 years with respect to NSE, that is 1992, 3 and 4. बट यू हैव टू रिमेंबर कि 1992 किसके लिए है, 3 किसके लिए है, 4 किसके लिए है. NSE का रिफ्लेक्टर क्या है, रिफ्लेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टर है निफ्टी. और कितना दिखाता है निफ्टी, टॉप 50 कंपनी, निफ्टी 50, यू कैन इजिली रिमेंबर. हालांकि इन टोटल कितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, द आंसर विल बी 23 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है. ओके तो मैनेजमेंट से कुछ इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे. अगर मैं बात करूं देन अनदर सेक्शन दैट इज ऑडिटिंग. ऑडिटिंग से आपको कैसे सवाल मिलेगा. तो सबसे पहले ऑडिटिंग क्या है. ऑडिटिंग इज कंसर्न एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज ऑडिटिंग. ओके और ऑडिटिंग एक्चुअल में बात करें सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, लेकिन एक ऐसा ऑडिट जो कंपलसरी है. ठीक है, विच ऑडिट इज कंपलसरी. अगर क्वेश्चन आता है विच ऑडिट इज कंपलसरी, विच ऑडिट इज कंपलसरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न, सारे बिजनेस के लिए कौन सा ऑडिट कंपलसरी है, जो स्टैट्यूट ने मतलब लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है. देन द आंसर विल बी स्टैट्यूटरी ऑडिट. कौन सा ऑडिट, स्टैट्यूटरी, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली नोन एज फाइनेंशियल ऑडिट. क्या बोलते हैं जिसको, फाइनेंशियल ऑडिट. तो ये सवाल पूछा जा सकता है. एंड ऑडिट कौन कर सकता है, हु कैन कंडक्ट अ ऑडिट. ठीक है, या हु कैन कंडक्ट अ फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट कौन कर सकता है. तो अगर सवाल आता है हु कैन कंडक्ट अ फाइनेंशियल ऑडिट, और सवाल आता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ. हु कैन कंडक्ट अ फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है, देन आंसर विल बी चार्टेड अकाउंटेंट, CA. अब CA एक्चुअल में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल या ग्रुप मीन्स फर्म भी हो सकती है. अब फर्म क्या हो सकती है, फर्म में भी आप पार्टनरशिप फर्म, एंड फर्म में भी LLP. पार्टनरशिप भी हो सकती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लेकिन LLP के केस में क्या है और पार्टनरशिप के केस में डिफरेंस. पार्टनरशिप फर्म जब एलिजिबल होगी टू बी अपॉइंटेड एज अ फाइनेंशियल ऑडिटर, जहां मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे, CA होंगे. जहां क्या होंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर CA, देन द फर्म विल बी एंटाइटल्ड और एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिट. ओके फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है जहां 5 पार्टनर्स है, जिनमें से 2 चार्टेड अकाउंटेंट है, तो कंपनी एलिजिबल होगी नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी क्या है, नॉन CA है. LLP में ओनली 1 मेंबर, अगर सिर्फ एक पार्टनर या मेंबर भी क्या है, CA है, तो फॉर्म एलिजिबल हो जाएगी. बिकॉज LLP इज अ कह सकते हैं एक टाइप से हाइब्रिड फॉर्म है, जहां कंपनी एंड पार्टनरशिप दोनों के कंबाइंड फीचर हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो ये बहुत कॉमन सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कंडक्ट कर सकता है ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट. देन द आंसर विल बी CA, चार्टेड अकाउंटेंट. वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है. इंडिविजुअल में याद रखना है, मतलब इंडिविजुअल है सिंगल फॉर्म में फर्म, पार्टनरशिप और LLP. पार्टनरशिप के केस में जब होगी जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर CA होंगे, LLP के केस में जहां सिर्फ एक पार्टनर CA होगा. ओके इसके अलावा जब चार्टेड अकाउंटेंट की बात करते हैं, कोई भी जब फाइनेंशियल ऑडिटर के बतौर CA ही अपॉइंट करा जाएगा, तो उनका टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम 5 years. कितना होता है, 5 years. किसके लिहाज से, इंडिविजुअल बेसिस पर. अगर फर्म को अपॉइंट करा जा रहा है तो ये टेन्योर कितने का हो जाएगा, ये टेन्योर हो जाएगा 10 साल का, 10 years का, जिसको 2 फेज में बांटा जाएगा. ठीक है, इसको 2 फेज में बांटा जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फेज. फर्स्ट फेज में भी 5 साल होंगे, सेकंड फेज में भी क्या होंगे, 5 years होंगे. 5 years के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा. हालांकि हर साल रेटिफिकेशन होगा, मतलब कंफर्मेशन होगा जनरल मीटिंग के अंदर. इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट, तो गवर्नमेंट ऑडिट मतलब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है, देन आंसर विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने के चांसेस हमेशा से रहते हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. और इसका टेन्योर होता है 6 years का. कितने साल का होता है, 6 years. वैसे नॉर्मल जनरली क्या है, जो फाइनेंशियल ऑडिटर होंगे उनका टेन्योर 5 years का, C&AG का टेन्योर कितना होता है, 6 years का. एक ऐसी पोस्ट जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ओके इसके अलावा ऑडिट के रिस्पेक्ट में आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं. देखिए ऑडिटिंग कब शुरू होती है, व्हेन अकाउंटेंसी एंड, जहां अकाउंटिंग खत्म होगी वहां किसकी शुरुआत होगी, ऑडिटिंग देन एट दैट टाइम एक्चुअल में शुरू होती है. और वो ऑडिट जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट करा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम ऑडिट. कौन सा ऑडिट, इंटरिम ऑडिट. जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है जिसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम. ठीक है, 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरिम ऑडिट बोलते हैं. इसके अलावा एक्चुअल में एक ऐसा ऑडिट जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स या फॉलो करने के लिए ऑब्लाइज करता है, ये ऑडिट कहलाता है कॉम्प्लायंस ऑडिट. कौन सा ऑडिट,
ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लायंस ऑडिट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे एंड अधेयर करने के रिगार्डिंग होता है और ये ऑडिट कंडक्ट करता है कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज CS। ओके, CS इस ऑडिट को कंडक्ट करता है। इसके अलावा ऑडिटिंग से और क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक है, ऑडिट कहाँ से ड्राइव करा गया है। सो टर्म ऑडिट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड और डायर विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब क्या होता है सुनना। ओके यस, इसके अलावा और ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, जैसे टैक्स ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, बैंक ऑडिट एंड सो ऑन। एक सवाल ये भी आ सकता है कि बताइए किसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, द आंसर विल बी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। किसके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न मीन्स एक्चुअल में प्रोप्राइटरशिप क्या है, प्रोप्राइटर के लिए कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, जैसे हम डिफरेंट बिजनेस फॉर्म पढ़कर आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ठीक है, LLP, तो उन सब के लिए तो क्या है, बाकी एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप सारे इंडिविजुअल या बेसिक डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हर किसी के लिए एक एक्ट है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है। सो किसके लिए कंपलसरी नहीं है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करी जाएगी कि और डिफरेंट वैकेंसी सब्जेक्ट से या जो डिफरेंट डिवीजन है सब्जेक्ट का उससे और कैसे क्वेश्चन मतलब आपसे MCQ फ्रेम हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं BRF की, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जहां आपको ICA से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको SOGA से क्वेश्चन मिलेंगे। सो ICA इतना डिटेल है लेकिन बहुत बेसिक सवाल आते हैं। बेसिक में अगर हम बात करें, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिफाइन है, देन यू हैव टू वेरी क्लियर इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी of law is equal to contract, means when an agreement is enforceable by law या legal agreement क्या होगा, contract बनेगा according to section 2 clause H। okay, and agreement क्या है, agreement is basically the result of offer and acceptance, when you generally give an offer to some person, ठीक है, आप किसी को जो ऑफर देते हो इन दैट पर्टिकुलर पार्टी गिव्स एसेंट, ठीक है, आप पर एसेंट दे देती है, आपके ऑफर पर एक्सेप्ट कर लेती है, तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। ये कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज E में डिफाइन है एग्रीमेंट। ये बेसिक से सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जनरली कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो असेंशियल एलिमेंट्स है, क्योंकि एग्रीमेंट कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, जब असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कब होगा ये, जब असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी एग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जितने भी एलिमेंट जरूरी हैं वो प्रेजेंट होंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, तब वो एग्रीमेंट क्या बनेगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। असेंशियल एलिमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 10 में। जैसे पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड वाइट पर्सन नहीं होने चाहिए एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब कंसेंट जोर जबरदस्ती, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के जरिए नहीं ली जानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन फेयर होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेक्शन 10 के अंदर दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे अगर बात की जाए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड के अलावा भी कुछ हो सकता है। यस बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइड। वॉइड कब होगा, जब वॉइड का मतलब क्या होता है, नो राइट ऑफ रेमेडी, जहां पर कोई आपके पास अधिकार नहीं है रिलीफ लेने का, ग्रांट करने का, देन दैट इज नोन एज वॉइड। ठीक है, जहाँ पर आपको कोई रेमेडियल राइट्स नहीं है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, बिकॉज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, जब वो इनिशियली पॉसिबल है। कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब आपने एंटर करा तो वो इनिशियली पॉसिबल था टू परफॉर्म, इनिशियली पॉसिबल टू परफॉर्म, बट सब्सिक्वेंटली, लेकिन आगे चलकर क्या हो जाता है, सब्सिक्वेंटली बिकम्स इम्पॉसिबल। सब्सिक्वेंटली बिकम्स इम्पॉसिबल, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल बन जाता है। इम्पॉसिबल किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रोमिसर, ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा वो मर गया या पागल हो गया या सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया या इम्पॉसिबल हो गया लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होने की वजह से। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, बिकॉज यू कांट फोर्स द पार्टी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या परफॉर्म करे। ओके, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से सवाल पूछा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर, ठीक है, क्या है, पार्टी के पास, वन ऑफ द पार्टी हैव द राइट टू एनफोर्स,
ठीक है। दी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर क्या हो सके, एनफोर्स हो सके, दूसरे के नहीं। मतलब एक पार्टी चाहे तो वह एनफोर्स कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और याद रखिए सिर्फ 5 केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है जो नॉट ऑफ फ्री कंसेंट के केसेस हैं। कोएर्जन में क्या होता है, डराना धमकाना, मारना पीटना, फिजिकल प्रेशर होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर या मोरल प्रेशर होता है, जहां पर क्या करा जाता है, आपको मेंटली प्रेशराइज करा जाता है और आपसे आपकी मर्जी के बिना भी काम करवाया जाता है। इसके अलावा मिस्टेक का मतलब है एरोनस बिलीफ, किसी गलत चीज़ में यकीन कर लेना जो हमें लगता है कि सही है एक्चुअल में सही नहीं है। फ्रॉड, जहाँ पर इंटेंशन है किसी को धोखा देने की। मिसरिप्रेजेंटेशन, हालांकि जो भी फैक्ट आप बता रहे हो दैट आर नॉट वी कैन से एक्यूरेट एंड मटेरियल नहीं, इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई नहीं कर रहे, कुछ इसमें मैनिपुलेशन कर रहे। मिसरिप्रेजेंटेशन 2 टाइप की हो सकती है, याद रखिएगा, इनोसेंट एंड विलफुल। इनोसेंट मतलब जो पार्टी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रही है आगे, उसको ये यकीन है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है जबकि एक्चुअल में सही नहीं है, तो पार्टी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, उसकी इंटेंशन कोई गलत नहीं है, तो वो इनोसेंट है। जहाँ पार्टीज को पता है वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग सप्लाइड बाई दैम, ठीक है, या हिम और हर, तो एक्शन में क्या है वो रॉन्ग है, तो क्या है विलफुल, जानबूझकर आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड का मतलब है इंटेंशन टू डिसीव, जहाँ आपकी नीयत किसी को धोखा देने की होती है। तो वॉइडेबल, वैलिड ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंटिंजेंट मतलब विच इज़ नॉट श्योर, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच मतलब किसी इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंड होते हैं, हैपन हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा जाएगा, अदरवाइज नहीं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्जांपल हम ले लेते हैं इंश्योरेंस किसका एग्जांपल है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इंश्योरेंस रिस्क प्रोटेक्टिंग एक्टिविटी है। अगर आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग आपने इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उसी से नुकसान होता है तो ही आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वी कैन से हैपनिंग ऑफ लॉस, इफ द लॉस विल सफर देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द कॉम्पनसेशन, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, so it is an example of contingent contract. Okay, इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जनरली क्या है, जो सवाल मेनली बनते हैं ICS है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेनली बात हमने एक्ट की रिगार्डिंग काफ़ी कर ली। ये एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 में, 1 सितंबर 1872 में, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, इसके अलावा जनरली इस पर्टिकुलर एक्ट से या चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि कंसिडरेशन की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर। इसको लीगल मैनर में हम एक नाम देते हैं, क्विड प्रो क्यू, ठीक है। ये तो सवाल बन सकता है, कंसिडरेशन इज नोन एज ए क्विड प्रो क्यू मीन्स द आंसर विल बी कंसिडरेशन, ये लीगल टर्म है। कंसिडरेशन कैसी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन किसके डिजायर पर मूव होती है, द आंसर विल बी प्रॉमिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मूव एट द डिजायर, द आंसर विल बी प्रॉमिसर। हालांकि कंसिडरेशन मे बी पेड बाय एनी पर्सन, इट मे बी प्रॉमिस और एनी अदर थर्ड पार्टी, लेकिन किसकी डिजायर पर, हु विल डिसाइड द कंसिडरेशन कि कितना किसके रिस्पेक्ट में पे करना है, द प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मीन जो ऑफर दे रहा है, जो ऑफर है। ओके, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सवाल बनते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है एंटिसिपेटरी, ठीक है, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी। तो इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी। एक्चुअल मतलब ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे मना कर दिया, ब्रीच का मतलब तोड़ना, आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने से मना कर रहे हो। एंटिसिपेटरी ड्यू डेट से पहले बता दिया। मान लो एक्चुअल में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परसों परफॉर्म करना है और आपने उसी दिन बताया तो वो एक्चुअल है। आपको परसों कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, ये ड्यू हो रहा है, आपने 1 हफ्ते पहले ही बता दिया कि आप ऐसा काम नहीं कर पाओगे, तो वो एंटिसिपेटरी है। हालांकि ब्रीच कोई भी हो तो क्या मिलेंगी, रेमेडीज मिलेंगी। रेमेडीज की बात करें तो क्या क्या रेमेडीज मिल सकती हैं, डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस मतलब जो भी नुकसान है वो आप वसूल सकते हो। डैमेजेस में भी ऑर्डिनरी, जितने का नुकसान उतनी, स्पेशल नुकसान के साथ साथ जो आपका प्रॉफिट मारा गया है, प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाए, आप वो अगर रिकवर करने के लिए केस फाइल करा तो उसके लिए कौन सी डैमेजेस का प्रोविजन लग जाता है, स्पेशल डैमेजेस। कुछ होती है नॉमिनल डैमेजेस, जहां नुकसान कुछ नहीं हुआ पार्टी का, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू मेक द लेसन, ठीक है, क्या कर रही है, कोर्ट डिसाइड करिए, जो बहुत ही मामूली सी रकम होती है, मामूली सा अमाउंट होता है। इसके अलावा प्रीफिक्स डैमेजेस, जहाँ पार्टी पहले ही डिसाइड कर लेती है अगर किसी ने भी ब्रीच करा तो कितना पैसा पे करा जाएगा। इसके अलावा एक होती है रिमोट डैमेजेस, जो इनडायरेक्ट हैं, हालांकि वो किसी नुकसान से रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअल में किसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर डिसाइड करी जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा उसी से पूरा करवाना है आपको। ओके, या फिर इंजंक्शन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगाई थी, तो उसका मतलब है किसी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा तो टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट हो गई। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करे देन आप कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर पास करा सकते हो, ताकि वो पर्सन उन टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करे, स्ट्रिक्टली ऑब्लाइज करे, फॉलो करे। इसके अलावा क्वेंटम मैरिएट है। क्वेंटम मैरिएट एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो, इसके लिए
ये बनाया गया है। इसका लिटरल मीनिंग है, अगर हम बात करें, नो एज मच एज अर्न, एज मच एज अर्न मतलब जितना जिसने काम करा है उसके अकॉर्डिंग उसको पे मिलना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन डैमेजेस रेमेडीज दैट वी कैन क्लेम इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने बताया इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वैसे भी ICS होगा के रिगार्डिंग लॉ के रिगार्डिंग डिटेल वीडियोज आपके पास पहले से हैं, तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। हालांकि मैं सोगा से बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोगा से जो क्वेश्चन बनता आया है अभी तक और बनने के चांसेस होते हैं वो कंडीशन एंड वारंटी से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड वारंटी, ठीक है। दीज टू टर्म्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 12। कहाँ डिफाइन है? सोगा कब आया? 1 जुलाई 1930 में, आपको ये याद रखना है, 1 जुलाई 1930 में आया। कंडीशन कहाँ डिफाइन है? कंडीशन डिफाइन है सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एंड वारंटी डिफाइन है सेक्शन 12 क्लॉज 2 में। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज असेंशियल। असेंशियल फॉर व्हाट? असेंशियल फॉर मेन पर्पज। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा। जबकि वारंटी क्या है? वारंटी कोलेट्रल होती है, ओके। इसके अलावा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन 2 राइट्स आर देयर। कितने राइट्स मिलते हैं? 2 राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से राइट हैं? राइट टू रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट टू क्लेम डैमेजेस। यहाँ पर सिर्फ एक राइट है, ओनली 1 राइट, दैट इज राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली। तो हम देख रहे हैं कि जो राइट वारंटी में है वो कंडीशन में भी है, लेकिन जो राइट कंडीशन में है एक्स्ट्रा राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट वो वारंटी में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इट मे बी ट्रीटेड व्हाट? ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इट मे बी ट्रीटेड एज मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट इट मे नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटी को क्या नहीं मान सकते? ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते। तो इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सोगा के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिटेल, पहले ही बात कर लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया? 1881 में आया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट एंड राइटिंग विच आर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। लेकिन क्या जितने भी डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में होते हैं वो ट्रांसफरेबल होंगे, वो नेगोशिएबल होंगे? नहीं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे ये बात सेक्शन 13 क्लॉज 1 में दे रखी है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली 3 negotiable instruments are there, that is promissory note, bills of exchange and check। ये 3 negotiable instrument हैं। promissory note are defined under section 4, bills of exchange defined under section 5 and checks are defined under section 6। बहुत से लोगों को ये याद रखता है 4, 5, 6 हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं पहले क्या है। सो promissory note, bills of exchange and check होता है, ओके ये याद रखना है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अच्छा ये जो अगर हम बात करें चेक किस किस फॉर्म में हो सकता है? चेक ऑर्डर फॉर्म में भी हो सकता है या बियरर। ऑर्डर फॉर्म में मतलब जिसको आपने पे करना है, अपने नाम लिख दिया, पे टू मिस्टर एक्स, आपने चेक पे ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका पेमेंट किसको करा जाएगा? एक्स, या एक्स इसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है। तो ये ऑर्डर है। बियरर जहाँ पर आपने पार्टी का नेम नहीं लिखा, क्योंकि लिखा होता है ना चेक पे टू, ठीक है, और बियरर, या तो मतलब ऑर्डर फॉर्म में भी बन सकता है बियरर, ऑर्डर जिसमें जिसका नाम होता है स्पेसिफाइड, बियर जिसमें किसी का नाम नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब हमेशा किस फॉर्म में बनेगा? ऑर्डर फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डर करेगा, नाम लिखा होता है। प्रोमिसरी नोट भी कैसे फॉर्म में होता है? ऑर्डर, जहाँ पर जो पर्सन प्रॉमिस करता है वो क्या करेगा? वो एक्चुअल में जिस पर्सन को पे कर रहा है जितना अमाउंट, वो सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होंगी। एक और चीज़, चेक के केस में मेनली 3 पार्टीज ही होती हैं हमेशा, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेनली क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे हमेशा याद रखिए। ड्रॉई कौन होगा? बैंक हमेशा क्या होगी? बैंक हमेशा ड्रॉई होगी, ओके ड्रॉई, क्योंकि क्या है? ड्रॉई का मतलब जिसको मोबिलाइज करें पेमेंट करने के रिगार्डिंग। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरीके से ये चेक क्या है? एक टाइप का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज अ टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम किस पे ड्रॉ करते हैं? स्पेसिफाइड बैंक पर। हम बैंक को ही तो कमांड कर रहे हैं कि हमारे व्यापार इस पर्सन का पेमेंट करा जाए, तो एक टाइप का क्या है? प्रॉमिस। जो हमारा चेक है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप है। इसमें 3 पार्टियां, ड्रॉअर, वनु ड्रॉज द चेक, और जिसको डायरेक्ट करा जाता है मतलब बैंक हमेशा क्या होगी? ड्रॉई होगी। जिसके फेवर में ड्रॉ करा जा रहा है वो होगा पे, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और चेक के केस में स्टेल मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाता है? 3 मंथ्स। याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को 6 महीने वाला याद है, वो पुराना था, अब 3 महीने का है। हालांकि चेक के केस में कोई ग्रेस नहीं होता, ग्रेस सिर्फ इन 2 में है। कितना, अगर ग्रेस डेज की बात करें तो कितने हैं? ग्रेस के डेज कितने हैं इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 3। ग्रेस के कितने दिन मिलते हैं? 3 दिन मिलते हैं। हालांकि ग्रेस का प्रोविजन किस में नहीं आता? चेक में नहीं। चेक का एक फिक्स टाइम पीरियड है कि 3 महीने के अंदर स्टेल हो जाएगा, ओके। इसके अलावा जनरली याद रखना है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेगोशिएबल अपने आप में डिटेल्ड है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आपसे पूछा जाता है।
होल्डर एंड ड्यू कोर्स से भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है। होल्डर का क्या होता है, ये हम कहाँ से देख सकते हैं, सेक्शन 8 में डिफाइन है, एचडीसी डिफाइन है सेक्शन 9 में। होल्डर कौन है, जिसके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि जरूर नहीं है उसने उसके रिगार्डिंग कोई ड्यू कंसिडरेशन पे करी हो, जबकि एचडीसी एक ट्रू पजेसिव होता है जो बिफोर मैच्योरिटी भी क्या कर सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इन कैश या कह सकते हैं डिस्काउंट करा सकता है। होल्डर मतलब ड्यू कंसिडरेशन का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि एक्चुअल में क्या है, आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं बताओ आपको क्या चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे कि नहीं, आपने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लेकिन फिर भी आपके पेरेंट मतलब इतने अच्छे पेरेंट्स हैं कि आपको क्या कर रहे हैं, अरे चलिए आप नहीं बता रहे, तो आपको क्या करा, आपको 5000 का चेक दे दिया। अब मुझे बताइए 5000 का चेक आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, तो क्या उसके बदले आप अपने पेरेंट्स को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, समथिंग इन रिटर्न है जो कि मॉनेटरी फॉर्म में होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोगा कंसिडरेशन मस्ट बी इन मॉनेटरी फॉर्म, लेकिन आप तो कुछ नहीं दे रहे, तो आप होल्डर हो, ठीक है। होल्डर एंड ड्यू कोर्स मतलब एक्चुअल में क्या करा, फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी ने 5000 रुपये उधार ले रखे थे, या आपने किसी से कोई गुड्स या सर्विस ली थी जो 5000 रुपये की थी, तो आपने उस चेक से उसका पेमेंट कर दिया या उसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया, तो जिस पर्सन के पास वो चेक गया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि जिसके रिगार्डिंग उसको बेनिफिट मिल रहा है वो कंसिडरेशन पे कर चुका है। इसके अलावा कॉपरा से मैं अगर बात करूं तो कॉपरा 1986 का तो था ही था, लेकिन एक और जनरली क्या है, कॉपरा 1986 जो कम इफेक्ट में आया था 15 अप्रैल 1987 में इंप्लीमेंट हुआ था। कॉपरा 1986 को रिप्लेस करके अब 2019 का एक्ट आ चुका है। कॉपरा के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें 1986 के अंदर पढ़नी पड़ती हैं, 6 राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू सेफ्टी की बात करते हैं हम, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट टू चूज की बात करते हैं, राइट टू बी हियर्ड की बात करते हैं, हियर्ड वाला राइट है, सीक रिड्रेसल वाला राइट है, ठीक है, एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। सो ये हमारे पास 6 राइट है, किसके अगेन, ये राइट थे हमारे 1986 के अकॉर्डिंग, लेकिन 2019 में 2 राइट को और इंक्लूड करा गया है, दैट इज राइट टू बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स के रिगार्डिंग भी हमारा अधिकार है, एंड राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये 2 राइट्स क्या हैं, इंक्लूड हुए हैं 2019 के अंदर। हालांकि 1986 वाला एक्ट अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉपरा 1986 से सवाल ही बनेंगे, क्योंकि जहाँ तक है वो बेसिकली क्योंकि शुरू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ये 20 जुलाई 2020 से इकॉनमी के अंदर, और जहाँ तक है आपका जो टेस्ट पेपर होगा वो प्री कोविड होगा, मतलब कोविड से पहले का टेस्ट पेपर जो पहले ही बन चुका होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो 2019, लेकिन फिर भी ये जीएस में जनरली हालांकि हो सकता है पहले ही बने हैं, लेकिन 1% चांस लेके चलें, अगर पोस्ट कोविड है तो एक्चुअल में क्या है, आपको ये सवाल मिल सकते हैं। हालांकि बात करें कॉपरा के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अगर आपको कोई एक्चुअल में क्या है कंप्लेन है, तो आप अपनी कंप्लेन फाइल कहाँ करोगे, इसके लिए 3 टाइम रिड्रेसल एजेंसीज हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है हमारे पास, जिसमें एक्चुअल में क्या है कितने तक के अमाउंट फाइल हो सकते हैं, अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के अमाउंट कहाँ फाइल होंगे, डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कमीशन में अबव 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक के केस अगर हैं तो हम स्टेट में फाइल करेंगे। नेशनल में हम क्या करेंगे, अबव 1 करोड़ के केस फाइल करेंगे। ओके, ये था 2019 के अकॉर्डिंग, सॉरी 1986 के अकॉर्डिंग 2019 की बात करें तो ये चेंज हुआ है, ये अप टू 1 करोड़ हो गया है। अब 1 करोड़ तक के केसेस हम डिस्ट्रिक्ट में फाइल कर सकते हैं, अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट में, एंड अबव 10 करोड़ कहाँ है, नेशनल में। The procedure is same. If a person is not satisfied with the decision given by district forum, then you can appeal. ठीक है, the same case to district commission within 30 days, 30 दिन के अंदर आपको करना है। तो पता है कि अगर किसी एक वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये तो प्रोविजन सेम है। अच्छा, नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, ज़्यादा डिटेल नहीं आता। 2019 का मैंने बता दिया, यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ चेंज। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ 2019 में एक बॉडी को बनाया गया जिसका नाम है CCPA, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, सो ये एक्चुअल में क्या है, कॉर्पोरेट 2019 के कुछ हाइलाइट्स है, जहाँ मेनली
रेयर चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि 2019 से पूछा जाए, बिकॉज प्री कोविड के ज़्यादा चांसेस है कि आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। उस कोविड का अगर 1% चांस है तो आपके लिए ये पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल है। ये जनरली आपसे पूछा जाएगा, या तो राइट्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस करे गए हैं, कौन सी बॉडी को सेटअप करा गया है और एक्चुअल में क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं, आपको ये याद रखना है। और एक और चीज़, जैसे जनरली क्या था, पहले मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए कोई पेनल्टी या कोई एक्चुअल स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, लेकिन 2019 ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं कि अगर कोई भी मिसलीडिंग या इन्फीरियर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, मीन्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो उसके लिए पेनल्टी की अगर हम बात करें, पेनल्टी है 1 लाख की पेनल्टी है, और सिर्फ फाइन नहीं है, सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि 6 महीने है। और ये जब है कि जब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो लेकिन इससे कंज्यूमर का कोई इंजरी या कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए वही चीज़, मतलब आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से किसी कंज्यूमर को हार्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पेनल्टी एक्चुअल में क्या हो जाएगी, 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो जाएगी, और जो सज़ा है वो हो जाएगी 7 साल, क्योंकि प्रोविज़न लग जाएगा किसका, प्रोविज़न लग जाएगा फ्रॉड का। फ्रॉड मतलब 420 सेक्शन 420 आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने वालों के ऊपर। हालांकि 2019 का एक ये भी कहता है कि अगर कोई सेलिब्रिटीज़ हैं जो क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो उनको भी बैन करा जाए, उन पर भी लायबिलिटी क्रिएट करी जा सकती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ताकि सेलिब्रिटी थोड़े चूजी हो जाएं कि ऐसे ब्रांड को एंडोर्स करें जो क्वालिटीफेबल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स ना करें, क्योंकि उनके फॉलोअर्स फिर क्या करेंगे, उसी चीज़ पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। तो 2019 के रिगार्डिंग कुछ एक्चुअल में क्या है चीज़ें हैं। कंपनी एक्ट से रिलेटेड आपको बहुत ही कॉमन से सवाल मिलते हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के रिस्पेक्ट में कि एक्चुअल में क्या है, कंपनी एक्ट 2013 की अगर हम बात करें या जनरली बात करें तो कंपनी कहाँ डिफाइन है, ये पूछा जा सकता है। कंपनी सिर्फ सिंपल कंपनी पूछता है, द आंसर विल बी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन है। इसके अलावा कंपनी को मेन 3 बेसिस पे हम बांट सकते हैं, एक 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन मतलब एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है, लेकिन ये सिर्फ 2013 में कॉन्सेप्ट आया। 1956 में पहला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक इंडिविजुअल भी कंपनी बना सकता है। ये गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी इसको बनाने के लिए कम से कम 2 लोग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए और 2 ही डायरेक्टर होने चाहिए कम से कम। ओके, तो प्राइवेट की अगर हम बात करें डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 8 में। पब्लिक कंपनी जहां कम से कम बनाने के लिए हमें 7 लोग चाहिए होंगे, डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर। ओके, तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं, यहाँ नाम से पता चला है मिनिमम मेंबर एंड डायरेक्टर 1 होगा। प्राइवेट में याद रखिए मिनिमम मेंबर कितने होंगे, अगर मिनिमम मेंबर की बात हो रही है तो मिनिमम मेंबर होंगे 2। मिनिमम डायरेक्टर, कम से कम डायरेक्टर की बात हो रही है तो कम से कम डायरेक्टर चाहिए हमें 2, ठीक है। मैक्सिमम की बात हो रही है, अच्छा मैक्सिमम मेंबर की बात हो रही है, मैक्सिमम मेंबर की बात हो रही है तो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। मैक्सिमम डायरेक्टर की बात हो रही है तो मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं 15। हालांकि इन 15 को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो उससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में हमें 75% मेजोरिटी चाहिए, 75% या 3/4 हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप 16वें डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो और आपके यहाँ इन टोटल 100 इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स हैं, इनके पास ही तो कंट्रोलिंग राइट टू वोट होता है, तो इन 100 में से कम 75 इस फेवर में होने चाहिए कि 16वें डायरेक्टर अपॉइंट करा जाए, तभी 16वें डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में हमें जो एक्शन में क्या है सफिक्स देखने के लिए मिलता है वो होता है पीवीटी लिमिटेड। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट इज 7। ओके, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए हमें, मिनिमम मेंबर 7 चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ 3 हमें डायरेक्टर चाहिए होते हैं मिनिमम डायरेक्टर। मैक्सिमम मेंबर की बात करें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। इसके अलावा मैक्सिमम डायरेक्टर सेम रहते हैं 15। हालांकि 15 को बढ़ाना है तो एसआर हमें जो सफिक्स देखने के लिए मिलता है वो ओनली लिमिटेड होता है, सिर्फ लिमिटेड। हालांकि जब हम ओपीसी की बात करते हैं तो ओपीसी एक टाइप की प्राइवेट कंपनी है, इसलिए ओपीसी के सफिक्स में हमें प्राइवेट लिमिटेड देखने के लिए मिलता है एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा ओपीसी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ओके, और अगर बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के रिस्पेक्ट में तो एक चीज़ याद रखिए, क्योंकि ओपीसी भी एक टाइप की प्राइवेट कंपनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्राइवेट कंपनी के केस में बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं COI, मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है कौन सी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का। एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब पब्लिक कंपनी कब से काम करना शुरू करती है, जब उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में कौन सा सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है, द आंसर विल बी पब्लिक कंपनी के केस में कौन सा करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है।
एक्चुअल में कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अंदर, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर। ठीक है, पहले एओए लिख लो फिर एमओए लिख लो ताकि आसानी से याद हो जाए। ये 5 में है, ये 5 और 6 में, मतलब 56 में, 56 में। एमओए क्या है? एमओए कंपनी का चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ ये डील करता है एक्सटर्नल अफेयर्स से। एक्सटर्नल अफेयर से जो डॉक्यूमेंट डील करता है दैट इज नोन एज एमओए। इंटरनल से कौन डील करता है? आर्टिकल, क्योंकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसमें क्या होंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। ये इंटरनल अफेयर से डील करता है, एक्सटर्नल अफेयर से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कंपनी का। ओके, कोई भी कंपनी हो, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमओए के क्लॉजेस की बात करें तो इन केस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी 6 क्लॉजेस आर देयर। नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, मतलब कैपिटल कितनी है, इशूड, ऑथराइज, पेड अप, कॉल्ड अप। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए, नेम क्या रखोगे आप कंपनी का, आपने प्रपोज करना पड़ेगा। लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, और लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, गारंटी है। इसके अलावा जनरली क्या है, सिचुएशन क्लॉज, इसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं कि आपका मेन हेड ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कहाँ आपकी कंपनी मेनली सिचुएटेड है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोला जाता है। एंड लास्ट वन इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जहाँ पर कम से कम सब्सक्रिप्शन कितनी होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होती है। ओके, तो ये 6 क्लॉज है इन केस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ये 6 क्लॉज हमें किस में बनेंगे, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों केसेस में बनेंगे। अच्छा मैम, तीसरी बची 1% में भी ये 6 बनेंगे, लेकिन 1% में एक और एक्स्ट्रा बनेगा। 7वां क्लॉज सिर्फ किस में आता है, स्पेसिफिकली ओपीसी। ये स्पेशली किस में आएगा, स्पेशली ओपीसी में, स्पेशली है सिर्फ, या सिर्फ और सिर्फ ओपीसी में है। कौन सा? नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्यों? क्योंकि 1% में कम से कम एक मेंबर है। अब हम कहते हैं कि कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी नहीं मरती, मेंबर्स में एंड या कम एंड गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो यहाँ तो एक ही बंदा है, मर जाएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए नॉमिनेशन होता है, जहाँ पर जो एक्चुअल में क्या है, अपने एग्जिस्टेंस में ही, अपने लाइफ टाइम पीरियड में जब बनाते हैं तभी आपने क्या कर देना पड़ेगा, जिसको आप एक्चुअल में क्या करोगे, अगला मेंबर बनाओगे, अगला ओनर आपके एग्जिस्टेंस में, सॉरी आपके नॉन एग्जिस्टेंस में जो पर्सन काम करेगा उसका नाम नॉमिनेशन क्लॉज में आप रखोगे। नॉमिनेशन जिसको बनाओगे मतलब नॉमिनी कौन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है, और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा, नॉमिनी कौन होगा, मेजर होगा, एंड पर्सन क्या होगा, इंडियन रेसिडेंट होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी पब्लिक कंपनी प्राइवेट में 6 बनेंगे, ओपीसी में 7 बनेंगे। ठीक है, 7वां क्लॉज क्या है, नॉमिनेशन। एंड एक और चीज़, मेमोरेंडम जिसको चार्टर बोला जाता है, तो उसको इसके किसी भी क्लॉज में चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप ऐसा नहीं है पहले चेंज कर दोगे फिर इंटीमेट करोगे, नहीं, पहले तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, वेयर मेजोरिटी ऑफ मतलब एटलीस्ट 75% शुड बी इन फेवर। अगर नहीं है तो आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते। मान लिया एसआर पास कर लिया, फेवर में है कम से कम 75% लोग, फिर आपने क्या करना है, आरओसी को इंटीमेट करना है। अगर आरओसी भी उस काम को सर्टिफाइड कर देती है तब आप चेंज कर सकते हो। हालांकि वैसे सबसे डिफिकल्ट जिस क्लॉज को बदलना है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है क्या आपका काम है करने का, मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या किस तरीके का काम करोगे। अगर आप इसको चेंज करो तो इसका मतलब हो सकता है कि आप कोई इलीगल एक्चुअल में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑल्टर। ठीक है, इसको बहुत आसानी से हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन काफ़ी इजी होता है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन इजी है एज कंपैरिजन टू मेमोरेंडम। तो ये कंपनी से आपको कुछ बेसिक से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि और डिफरेंट एस्पेक्ट में या सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, और ज़्यादा चांसेस हैं आने के। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। हालांकि बिल्कुल एक्चुअल में क्या है, आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, 1 दिन है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर स्टूडेंट को बहुत टू मच आपको नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत डिटेल में स्मार्ट स्टडी आपने करनी पड़ती है। आई होप कि आपकी मदद करेगा। और बाकी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहाँ एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, हमने मोस्टली क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में सेलेक्ट कर रखे हैं, वही आपके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।